हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत वृत्त की जीवा, व्यास, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप अपनी किताब में पेज 204 पर अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत देख रहे हैं। आकृति 10.5 में एक वृत्त दिखाया गया है और वृत्त की जीवा पर दो बिंदु P और Q लिए गए हैं और ये दोनों ही बिंदु P और Q जो कि वृत्त पर स्थित हैं, इन्हें यदि हम मिला देते हैं तो हमें PQ रेखाखंड प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि दो बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं और उनको मिलाने से हमें जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह यहाँ पर PQ है। तो इस प्रकार वृत्त पर स्थित दोनों बिंदुओं P और Q को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड PQ को हम वृत्त की जीवा PQ कहते हैं। तो इस प्रकार वृत्त पर कोई भी दो बिंदु यदि स्थित हैं और उन्हें हम मिलाएं तो जो हमें रेखाखंड प्राप्त होगा वह वृत्त की एक जीवा होगा। तो अब आप वृत्त की जीवा के बारे में जान गए होंगे। एक बार और समझ लें कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु हम अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पर P और Q को लिया गया है और उनको यदि हम मिला देते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें रेखाखंड PQ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह रेखाखंड PQ वृत्त की जीवा PQ कहलाएगा। इसी प्रकार की अनंत जीवाएं अर्थात अपरिमित जीवाएं वृत्त में होती हैं। हम किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाकर एक जीवा प्राप्त कर सकते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक जीवा प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार अनंत जीवाएं हमें वृत्त में प्राप्त होती हैं। अब आप एक ऐसी जीवा भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो। जैसा कि आप यहाँ पर एक जीवा देख रहे हैं, जो वृत्त पर स्थित यहाँ पर दो बिंदु A और B लिए गए हैं और उन्हें जब मिलाया गया है तो वह रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ऐसे में ये एक जीवा AB है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। इस प्रकार की जो जीवा होती है वह सबसे लंबी जीवा होती है वृत्त की। तो वृत्त की इस प्रकार की जो जीवाएं होती हैं उन्हें हम एक अलग नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी जीवा AB प्राप्त हुई है जो कि वृत्त के केंद्र O से होकर के गुजर रही है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे AB यहाँ पर वृत्त का व्यास है। इस प्रकार कोई भी जीवा वृत्त की जो कि उसके केंद्र से होकर जाएगी वह वृत्त का व्यास कहलाएगी और यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। यह आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या को हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक तो हम वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के रूप में हम त्रिज्या को व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर OB त्रिज्या हो गई, जिसे हमने यहाँ पर स्मॉल r से दिखाया है। रेडियस के लिए संकेत या त्रिज्या के लिए संकेत हम स्मॉल r लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर OB
त्रिज्या है, जो कि एक रेखाखंड है, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु बी को मिलाने वाला रेखाखंड। तो यह मैंने आपको बताया था, इस अर्थ में हम त्रिज्या को प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यदि हम इस रेखाखंड की लंबाई की बात करें तो हम उसे भी त्रिज्या ही कहते हैं, अर्थात ओ बी रेखाखंड की जो लंबाई होगी उसे भी हम त्रिज्या ही कहते हैं। तो इस प्रकार दो अर्थों में हम त्रिज्या का प्रयोग करते थे, एक तो रेखाखंड ओ बी के रूप में और दूसरा रेखाखंड ओ बी की लंबाई के रूप में। इसी प्रकार व्यास को भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक तो वृत्त पर स्थित उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के रूप में जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, यानी अर्थात यहाँ पर ए बी रेखाखंड के रूप में, और दूसरा इस रेखाखंड ए बी की लंबाई के रूप में। यदि हम कहते हैं वृत्त का व्यास, तो व्यास का अर्थ यह भी होता है कि यहाँ पर अगर वृत्त का व्यास ए बी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है, इस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। साथ ही साथ इस रेखाखंड ए बी की लंबाई को भी हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इन दो अर्थों में यहाँ पर व्यास भी प्रयोग किया जा रहा है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए, जैसे कि त्रिज्या के साथ था। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि व्यास में त्रिज्या दो बार आ रही है। ओ बी जो लंबाई है रेखाखंड की वह भी त्रिज्या है, और ओ ए इधर की तरफ वह भी त्रिज्या है। ओ ए रेखाखंड की जो लंबाई है वो भी त्रिज्या है। इस प्रकार त्रिज्या दो बार आती है व्यास में, इसीलिए हम कहते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। तो व्यास बराबर दो गुणे त्रिज्या होता है, यह हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसके पश्चात आप आकृति 10.6 को देखिए। आकृति 10.6 में दो बिंदु P और Q वृत्त पर लिए गए हैं। इस प्रकार पूरा वृत्त जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो P से लेकर के Q तक, इधर का छोटा वाला भाग, और दूसरा Q से लेकर के P तक, ये बड़ा वाला भाग। तो इस प्रकार वृत्त के जो दो भाग हमको प्राप्त होते हैं, उस पर दो बिंदु लेने पर उन्हें हम चाप कहते हैं। अब इसमें से P से लेकर के Q तक का ये जो वृत्त का भाग है, यह छोटा भाग है वृत्त का, तो हम इसे वृत्त का छोटा चाप कहेंगे। और इसीलिए इसके लिए शुद्ध शब्द एक हम लेते हैं लघु चाप, और लघु चाप के लिए अंग्रेजी होती है माइनर आर्क। आपकी किताब में देखिए लिखा हुआ है माइनर आर्क, लघु चाप। तो चाप क्या होता है, पहले तो अच्छी तरह से उसे समझ लें कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु हम जब लेते हैं, जैसे यहाँ पर P और Q को लिया गया है, तो इस प्रकार वृत्त जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो P से लेकर के P से Q की ओर अगर हम आते हैं, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलें अगर, तो P से Q की ओर आते हैं तो PQ जो ये वृत्त का भाग हमें मिलता है P से लेकर के Q तक, यह वृत्त का चाप कहलाएगा। और दूसरा चाप थोड़ा इससे बड़ा चाप है, इससे बड़ा चाप है PQ, इस वाले PQ चाप से, वो है क्या, Q से लेकर के P तक अगर हम आते हैं तो ये बड़ा चाप है, इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। दीर्घ चाप के लिए अंग्रेजी होती है मेजर आर्क। और इसे अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं तो उसे व्यक्त करने का तरीका यहाँ पर नाम लिखने का तरीका आकृति 10.7 में समझाया गया है। जैसे लघु चाप को, छोटे चाप को अलग करके इसमें दिखाया गया है PQ, तो उसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे लघु चाप PQ हम लिखते हैं वह भी सही है, लेकिन संकेत के रूप में आप PQ को इस तरह से लिखते हैं, PQ लिखा और उसके ऊपर एक चाप जैसा बना दिया। और अब जो बड़ा वाला चाप है, जैसे जो दीर्घ चाप होता है, उसका नामकरण करने के लिए एक बिंदु उस पर ले सकते हैं R। तो R जब ले लेंगे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं PRQ, और कहीं कहीं पर उसी को आपके यहाँ किताब में, आपकी किताब में दिया गया है दीर्घ चाप PQ को PRQ से व्यक्त कर सकते हैं।
वास्तव में इसका नाम इस तरह से लिया गया है, PRQ की तरह। किसी किसी किताब में आप QP करके भी देख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में QP करके भी इसे लिख सकते हैं, और QRP करके भी लिख सकते हैं। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो QRP करके भी इस चाप के नाम को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब आप एक ऐसे चाप की कल्पना, ऐसे दो बिंदुओं की कल्पना कर सकते हैं वृत्त पर, जबकि दोनों ही चाप बराबर लंबाई के हों। अर्थात यहाँ पर व्यास अगर होता तो वो क्या करता, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता, और जब वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता तो इस प्रकार जो दोनों ही चाप हमको प्राप्त होते वो बराबर लंबाई के होते, और ऐसी स्थिति में हम दोनों ही चापों को अर्धवृत्त कहते हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों वृत्तों से पूरा वृत्त बनता है। अर्थात वो चाप जो होंगे आधे वृत्त के आधे होंगे, इसीलिए हम उसको अर्धवृत्त कहते हैं। तो जब वृत्त दो बराबर भागों में बढ़ जाता है दो बिंदुओं के द्वारा, तो उस स्थिति में हमें दो अर्धवृत्त वहाँ पर प्राप्त होते हैं, और उन्हें हम अंग्रेज़ी में, अर्धवृत्त को अंग्रेज़ी में हम सेमी सर्कल कहते हैं। और हमें यह भी जान लेना चाहिए कि वृत्त पर यदि हम Q से चलना शुरू करते हैं और यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और चलते चलते वापस Q पर आ जाते हैं, तो इस प्रकार वृत्त का एक पूरा चक्कर पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार जो इस संपूर्ण वृत्त की लंबाई हम तय करते हैं, तो इस संपूर्ण वृत्त की लंबाई को हम एक अलग नाम देते हैं। वास्तव में वह वृत्त का परिमाप होता है, और वृत्त के परिमाप को हम परिमाप न बोल करके परिधि बोलते हैं। और परिधि तो हम कहेंगे कि Q से अगर हम चलना शुरू करते हैं और वापस Q पर आ जाते हैं तो हमारा वृत्त का एक चक्कर पूरा हो जाता है, और इस तरह से हम संपूर्ण वृत्त की लंबाई के बराबर दूरी तय करते हैं इस स्थिति में, और इसे हम वृत्त का परिमाप कह सकते हैं। लेकिन वृत्त का परिमाप को हम एक अलग नाम से पुकारते हैं, जिसे हम कहते हैं परिधि। तो परिधि वास्तव में कुछ और नहीं है, वृत्त का परिमाप है, लेकिन उसके लिए एक अलग नाम यहाँ से उसे यहाँ पर पुकारा गया है, बस यह आप ध्यान रखेंगे। और इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब यदि हम यह बात करें कि जो वृत्त होता है और वृत्तीय क्षेत्र होता है, तो वृत्तीय क्षेत्र के बारे में अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि जो वृत्त होता है और वृत्त के जो अंदर का भाग होता है, अभ्यंतर जिसको हमने के रूप में हमने जाना था, तो वृत्त और वृत्त का अभ्यंतर दोनों मिल करके वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। और वृत्त की कोई भी जीवा वृत्तीय क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। वास्तव में वृत्तीय क्षेत्र क्या है, वृत्ताकार चक्रिका है, एक चकती की तरह से है, और उसे वृत्त की जीवा जो होती है वो वृत्तीय क्षेत्र को कह लीजिए, वृत्तीय क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। अब उसमें से कोई भाग छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो छोटा भाग है उसे, अब जो इस दो भागों में जब वृत्तीय क्षेत्र बढ़ जाता है तो प्रत्येक भाग जो होता है वो वृत्तीय क्षेत्र का एक खंड होता है। ये भाग भी पूरे वृत्तीय क्षेत्र का एक खंड है जो नीले रंग से दिखाया गया है, और जो सफ़ेद रंग से दिखाया गया है वह छोटा वाला जो भाग है वह भी वृत्तीय क्षेत्र का ही एक खंड है। तो इन दोनों ही खंडों को हम वृत्त खंड कहते हैं। वृत्तीय क्षेत्र के जो दो खंड होते हैं जो कि जीवा के द्वारा खंडित होने पर प्राप्त होते हैं, तो उन खंडों को हम वृत्त खंड कहते हैं। वास्तव में वे वृत्तीय क्षेत्र का एक खंड ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें एक अलग नाम देते हैं, वृत्त खंड, छोटे में संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं। और
जो बड़ा खंड होता है उसे हम दीर्घवृत्त खंड कहते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का जो बड़ा खंड होता है उसे हम दीर्घवृत्त खंड कहते हैं, और जो छोटा खंड होता है उसे लघु वृत्त खंड कहते हैं। तो अंग्रेजी में अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो दीर्घवृत्त खंड के लिए मेजर सेगमेंट का प्रयोग होता है, और लघु वृत्त खंड के लिए माइनर सेगमेंट हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो यदि हम दो त्रिज्याएं ले लें, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं OP और OQ, तो दो त्रिज्याओं और उसके संगत जो चाप है, उसके संगत चाप अगर हम ये ले रहे हैं, चाप तो दो हो गए, एक ये छोटा चाप हो गया, एक ये बड़ा चाप हो गया। तो अगर हम संगत चाप ये वाला ले रहे हैं, PQ चाप, छोटा वाला चाप, तो उस स्थिति में दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वह त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्याओं से घिरा हुआ है और संगत चाप से घिरा हुआ जो खंड है वृत्तीय क्षेत्र का, वह त्रिज्यखंड कहलाता है। इस प्रकार से हमें दो त्रिज्यखंड यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये छोटा त्रिज्यखंड दिख रहा है, दूसरा ये बड़ा त्रिज्यखंड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यह भी दो त्रिज्याओं OP और OQ से घिरा हुआ है। साथ ही साथ संगत चाप अगर हम ये बड़ा वाला ले लेते हैं तो इस संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ ये श्वेत भाग है वृत्त का। तो ये इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो त्रिज्यखंड हमको प्राप्त हो रहे हैं। त्रिज्यखंड जब भी हम शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह वृत्त की दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग होगा, साथ ही साथ उसके संगत चाप से घिरा हुआ भाग होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई त्रिज्यखंड लेंगे तो हमें दो चाप मिल जाते हैं, या उस वृत्तीय क्षेत्र के दो खंड मिल जाते हैं, तो हमें दो त्रिज्यखंड मिलते हैं। यहाँ पर दो चाप हैं और दो त्रिज्यखंड हैं और दो त्रिज्याएं हैं। तो एक चाप और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो खंड होगा वो एक त्रिज्यखंड होगा, और इसी प्रकार दूसरा त्रिज्यखंड हमें मिलेगा। इन दोनों ही त्रिज्यखंडों में एक त्रिज्यखंड छोटा होगा और एक बड़ा होगा। जो त्रिज्यखंड छोटा होगा उसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा होगा उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जब ये त्रिज्यखंड बराबर जब दोनों ही त्रिज्यखंड समान हो जाते हैं, समान क्षेत्रफल वाले हो जाते हैं, तब दोनों त्रिज्यखंड एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। अगर ये त्रिज्या व्यास के रूप में होती, दोनों त्रिज्याएं व्यास के रूप में यहाँ पर होती, तो ये पूरा वृत्तीय क्षेत्र दो बराबर त्रिज्यखंडों में बढ़ जाता, और इस प्रकार दोनों ही त्रिज्यखंड जो हमें प्राप्त होते, बराबर क्षेत्रफल वाले जो होते त्रिज्यखंड, उन्हें हम अर्धवृत्तीय त्रिज्यखंड कहते हैं, अर्धवृत्तीय त्रिज्यखंड कहते हैं या अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर जब चाप बराबर हो जाते हैं, जब वृत्त खंड की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जीवा जो वृत्तीय क्षेत्र को दो खंडों में बांट रही थी, अगर जीवा हमारी व्यास के रूप में हो तो वह वृत्तीय क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटती है, और उस समय हमें दो अर्धवृत्त प्राप्त होते हैं। वृत्तीय क्षेत्र के दो अर्धवृत्त प्राप्त होते हैं, और तो उसे भी हम अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर जब व्यास के रूप में जीवा होगी तो वह वृत्तीय क्षेत्र को दो बराबर खंडों में बांटेगी, दो बराबर वृत्त खंडों में बांटेगी, और प्रत्येक खंड जो होगा वह अर्धवृत्तीय क्षेत्र होगा। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।